अब हम पढ़ेंगे नेट कांटेक्ट फोर्स। नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जैसा इसका नाम है नेट कांटेक्ट फोर्स, दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगा सकते हैं कांटेक्ट के कारण? एक तो नॉर्मल और दूसरी फ्रिक्शन। ये दो फोर्सेस हमने पढ़ी हुई हैं। इन दोनों का जो नेट होता है, जो रिजल्टेंट होता है, उसे हम नेट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक रफ सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अभी ये रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, तो इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक कांटेक्ट फोर्स अभी रफ सरफेस लगा रहा होगा। वो कौन सी? नॉर्मल। तो इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रही है। ठीक है, अब सपोज कीजिए इस ब्लॉक के ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं। एक फोर्स हम इधर लगाते हैं, ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन आएगी। अब फ्रिक्शन फोर्स आएगी इस ब्लॉक के ऊपर, ये दूसरी कांटेक्ट फोर्स, ये भी कांटेक्ट के कारण ही आई है। तो इस ब्लॉक के ऊपर रफ सरफेस ने दो कांटेक्ट फोर्स लगाई, नॉर्मल और फ्रिक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसे हम नेट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, हम आर से डिनोट कर रहे हैं उसको, ये नेट कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, सो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स इज नेट कांटेक्ट फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेस फ्रिक्शन और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये नॉर्मल तो जो है वो सरफेसेस के परपेंडिकुलर और फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब देखिए जो फ्रिक्शन है ये कोई सा भी फ्रिक्शन हो सकता है। इट कैन बी स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर स्लाइडिंग हो रही है रिलेटिव तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर सिर्फ टेंडेंसी है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कोई सा भी फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन और नॉर्मल उनका रिजल्टेंट नेट कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एक एंगल है, किनके बीच में एंगल है? लेट्स फाइंड आउट। सपोज कीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोई हमारा पुराना ब्लॉक, नॉर्मल, फ्रिक्शन। अब फोर्स नहीं बता रहे इसमें, हम एक्सटर्नल जो लगा रहे हैं। फ्रिक्शन किसी भी कारण से लग सकता है, या तो टेंडेंसी या स्लिपिंग, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी हमें मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स लग रही है बस, और नॉर्मल है। तो जो एंगल होता है नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में, आर और एन के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। उसे हम फाई से डिनोट करेंगे। तो आर और एन के बीच के एंगल को हम एंगल फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो tan फाई किसके बराबर होगा? सिंपल है, F बाई एन के बराबर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रफ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये अभी रखा हुआ है बस, तो इसके ऊपर सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स लग रही है। अभी जो नॉर्मल फोर्स है ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स दैट इज नेट कांटेक्ट फोर्स के बराबर होगी, क्योंकि ब्लॉक अभी रखा हुआ है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो R विल बी इक्वल टू N, और उसकी डायरेक्शन भी N की डायरेक्शन में होगी। तो जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स, वो नॉर्मल के बराबर होगी। अब मान लीजिए इसके ऊपर हमने अगर फोर्स लगाई, इसके ऊपर हमने मान लीजिए एक फोर्स लगाई और हम फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा इस ब्लॉक के ऊपर, वैसे वैसे नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। तो जैसे जैसे इसके ऊपर फ्रिक्शन चेंज होने वाला है वैसे वैसे आर भी चेंज होगा। दोनों का रिजल्टेंट है आर। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ये फ्रिक्शन बढ़ा रिजल्टेंट चेंज हो गया। फिर से देखिए, जैसे जैसे ये फ्रिक्शन बढ़ा वैसे वैसे रिजल्टेंट चेंज हो गया। तो रिजल्टेंट फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों पे डिपेंड करता है, उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है। अब हम इसको थोड़ा और डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। एक ब्लॉक रखा हुआ है, नॉर्मल, फ्रिक्शन, आर की वैल्यू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, tan फाई इक्वल टू एफ बाय एन। अब सपोज कीजिए ये जो हमारे पास में ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए,
फ्रिक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू पे हो जाए जो कि 0 है, तो जो R होगा वो N के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अभी 0 है, मिनिमम वैल्यू। ब्लॉक का मास सेम है, ब्लॉक का मास सेम है तो N तो सेम है, फ्रिक्शन वेरी कर सकता है। अभी मिनिमम वैल्यू फ्रिक्शन की 0 है, तो R मिनिमम जो होगा वो N के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन अभी 0 है। इस केस में tan फाई कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एंगल आपको दिख रहा है 0 है, तो फाई कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये एक केस हो गया जिसमें फ्रिक्शन 0 है, तो फाई भी 0 है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल के बराबर है। अब दूसरा केस देखते हैं। सपोज कीजिए अब फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब म्यू एन के बराबर है। ये म्यू एस एन भी हो सकता है, म्यू के एन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक है कि स्टैटिक है। स्टैटिक होगा तो म्यू एस एन और काइनेटिक होगा तो म्यू के एन। तो अब फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर है म्यू एन, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एफ की वैल्यू म्यू एन, सो दैट इज एन इंटू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। tan फाई कितना होगा? सो tan फाई होगा म्यू एन बाय एन, दैट इज म्यू के बराबर। tan फाई म्यू के बराबर हो गया। फाई किसके बराबर होगा? tan इनवर्स म्यू के बराबर होगा। तो फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज tan इनवर्स म्यू। अगर स्टैटिक अपनी मैक्सिमम पर है तो ये चीज tan इनवर्स म्यू एस के बराबर होगी, और काइनेटिक है तो ये tan इनवर्स म्यू के बराबर होगी, म्यू के बराबर होगी। देखिए जब काइनेटिक फ्रिक्शन है तब तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू एन ही लगेगी, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात तो होती नहीं है। लेकिन इसमें चक्कर कहां पर पड़ता है? जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में वैल्यू चेंज हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? म्यू एस इंटू एन। तो फाई की मैक्सिमम वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस हो सकती है। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू है ये। तो अब जरा अगर हम फ्रिक्शन को देखें तो फ्रिक्शन 0 से लेकर म्यू एन तक हो सकता है। आर मिनिमम कितना? नॉर्मल के बराबर, और मैक्सिमम कितना? नॉर्मल इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। tan फाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 0 और म्यू के बराबर, और फाई की वैल्यू 0 से लेकर tan इनवर्स म्यू तक। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्मूथ सरफेस के लिए फाई की वैल्यू कितनी होगी? स्मूथ सरफेस मतलब कितना फ्रिक्शन? 0, तो फाई की वैल्यू कितनी? 0, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ब्लॉक 2 किलो का जो है रेस्ट पे रखा हुआ है और कोई हॉरिजॉन्टल पे फोर्स नहीं है। हमसे नेट कांटेक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा रहा है। रफ सरफेस है, म्यू की वैल्यू 3/4, म्यू की वैल्यू 3/4। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है, tan फाई म्यू के बराबर, और म्यू की वैल्यू भी जानी पहचानी 3/4। तो tan कौन सा एंगल 3/4? 37 डिग्री। तो हमें लगता है इसका आंसर 37 डिग्री। सावधान, ये आपको ट्रैप में फंसाने वाला सवाल है, बहुत ट्रिकी सवाल है। आपको कंफ्यूज करने के लिए म्यू की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमने कंसेप्ट से सीखी हैं चीजें, तो हम गलती करने वाले नहीं है इसमें। ध्यान से देखेंगे इसको। वही ब्लॉक रखा हुआ है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना है? 0, कोई फोर्स ही नहीं है, कोई टेंडेंसी नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है इसमें? 0। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 20। तो नेट कांटेक्ट कितना? 20। और tan फाई कितना? 0। तो फाई भी कितना? 0। तो इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0। ये म्यू इक्वल टू 3/4 से कंफ्यूजन में नहीं आना है, कंसेप्ट पे भरोसा रखना है हमको हमारे, ठीक है। ये वो ट्रिकी सवाल है, हो सकता है आपको ए ऑप्शन में 37 डिग्री दिख जाए, लेकिन सोच समझ के करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बेटर सवाल देखते हैं। 2 किलो का ब्लॉक है, म्यू इक्वल टू 1 का इंक्लाइन प्लेन है, 37 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है।
आपसे नेट कांटेक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछी जाए। क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक रेस्ट पर है, तो पहले चेक कर लेते हैं क्या ब्लॉक रेस्ट पर रह सकता है क्या। म्यू की वैल्यू 1 है, tan 37 की वैल्यू 3/4 0.75। tan 37 कम है, म्यू ज्यादा है, तो फ्रिक्शन जीत जाएगा, जो हमने एंगल ऑफ रिपोज में पढ़ा था। इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट पर रह सकता है। तो अब म्यू की वैल्यू 1, tan phi इक्वल टू म्यू, क्या ये करने वाले हैं क्या? नहीं, पहले सीख चुके हैं हम। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसका एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले mg का एक कंपोनेंट mg cos 37, दूसरा कंपोनेंट mg sin 37। तो ये हमने mg के कंपोनेंट कर दिए, और इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? नॉर्मल। ब्लॉक रेस्ट पर है, रफ सरफेस पर, कौन सी एक और फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ। हमें कैसे पता ऊपर की तरफ लगेगी? अरे भाई, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक किधर जाता? नीचे जाता। तो फ्रिक्शन किधर? ऊपर। अब देखते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है। देखिए, नॉर्मल की वैल्यू, अभी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल की वैल्यू mg cos 37 m2 है, तो 16 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin 37, इसमें म्यू एन वैल्यू क्यों नहीं है फ्रिक्शन की? म्यू एन क्यों नहीं ली हमने? mg sin 37 ही क्यों ली? सोच के देखिए। म्यू एन तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या मैक्सिमम की जरूरत है क्या? नहीं है, ब्लॉक रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में, तो फ्रिक्शन mg sin 37 को बैलेंस कर रहा है। म्यू एन तो रही है, पर हमें पता है औकात के तो अंदर है ही सही ऑलरेडी, क्योंकि म्यू की वैल्यू tan 37 से बड़ी है, तो औकात के तो अंदर है, मतलब फ्रिक्शन mg sin 37 लगेगी। कितनी? 12। तो रिजल्टेंट कितना? n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दैट इज 20, और वो भी ऊपर की तरफ। अब देखिए, इसमें अपन नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू तो वैसे ही बता सकते हैं। इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स mg लग रही है नीचे की तरफ, जिसके हमने कंपोनेंट कर लिए, और दो कांटेक्ट फोर्स लग रही है, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो उनका जो नेट आना चाहिए वो mg को ही तो बैलेंस करना चाहिए। भाई mg लग रही है और एक नेट कांटेक्ट फोर्स लग रही है, जो कि कांटेक्ट फोर्सेस का रिजल्टेंट है, तो उसको किसको बैलेंस करना है? mg को। तो आंसर कितना आना चाहिए था? 20, और वो भी किधर? ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं tan phi की वैल्यू f/n 12/16, तो phi की वैल्यू 37 डिग्री। तो इसमें म्यू इक्वल टू 1 का रोल कहां पर आया? सिर्फ यहां पर आया, वो ब्लॉक को रेस्ट पे रखेगा, बाकी और इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। सेम सवाल है, बस म्यू की वैल्यू 0.1 है, और क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक इज स्लाइडिंग, ब्लॉक अब स्लाइड कर रहा है। क्या ये इंक्लाइन ब्लॉक को रोके रख सकता है क्या? नहीं, म्यू की वैल्यू कम है, tan 37 की वैल्यू ज्यादा है। तो एफबीडी बनाते हैं आप। mg cos 37, mg sin 37, नॉर्मल और फ्रिक्शन, ये तो हमें पता है। अब देखिए, इसमें नॉर्मल किसके बराबर? जो अलोंग दी नॉर्मल है उसमें तो इक्विलिब्रियम है। ब्लॉक ऊंचा कुचक के जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, ब्लॉक ऊंचा कुचक के नहीं जा रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी? mg cos 37 के बराबर। लेकिन अब फ्रिक्शन कितना? स्लाइडिंग हो रही है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा? स्टैटिक? नहीं, कौन सा? काइनेटिक। कितना लगेगा? म्यू एन के बराबर लगेगा। एन की वैल्यू 16, तो म्यू एन कितना? 1.6, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें कंसेप्ट सीखना है इसमें अभी हम। और tan phi की वैल्यू म्यू एन बाय एन, जो कि म्यू के बराबर आएगी, तो phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स म्यू। म्यू कितना है इसमें? 0.1, तो हमारा आंसर phi का tan इनवर्स